दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से टाउन को दिखाते हुए जहां कोल माइनिंग का काम होता था। और इसी माइन में काम करने के लिए सटमैन भी आता था जो कि माइन में पार्टनरशिप रखता था। और इस वक्त इसका बेटा भी साथ होता है। ऐसे ही कहता है कि मैं काम वाले टूल को तो घर पर ही भूल आया। अपने बेटे के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर शॉटमैन भी जल्दी से उसकी मदद करने चाहता है, पर यह क्रिएचर इतनी आसानी से इस लड़के को नहीं छोड़ता, बल्कि बचाने शॉटमैन पर भी अटैक करके उसे ज़मीन पर गिरा देता है और शॉटमैन को पैरालाइज कर देता है। इसके बेटे को खींचकर यहाँ से ले जाता है। इसका बाद क्रिएचर की बहुत ही खतरनाक आवाज़ यहाँ गूंजने की लगती है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कई साल आगे, जहाँ हम एरिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि उसी हादसे पर रिसर्च कर रही थी जो काफ़ी साल पहले माइनिंग में काम करते वक्त हुआ था। और इसी इंसिडेंट में हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन यह हादसा कैसे और क्यों हुआ, इन सवालों के जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। इस बड़े हादसे के बाद माइनिंग का काम बंद कर दिया गया था और अब तो इस जगह के बारे में भी जानकारी नहीं मिलती थी, क्योंकि ऐसा बताया जाता था कि इस हादसे में वहाँ की 70% आबादी मौत के आगोश में समा गई थी। इवन इन सभी चीज़ों की बारीकी से इसलिए तहकीकात कर रही थी कि माँ को दोबारा ढूंढ सके, उनके बारे में जानकारी जुटा सके। और ये एरिन का मकसद नहीं बल्कि उसका काम भी था जिसके लिए उसे हायर किया गया था। सभी इंफॉर्मेशन इकट्ठा होने के बाद एरिन अपने ग्रुप के साथ मांस की तलाश में निकल पड़ती है, पर यह सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं होता। जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं इनके फ़ोन के सिग्नल गायब हो जाते हैं। इनको माँ की लोकेशन नहीं पता थी, इसलिए एरिन एक दुकानदार से पूछने जाती है कि ये शॉपकीपर कहते हैं कि यहाँ को ऐसी कोई भी मांस नहीं है। यहाँ सुनकर एरिन समझ जाती है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। जिद करने के बाद भी ये आदमी कुछ नहीं बताता और इससे कहता है कि जिस रास्ते से आई हो उसी से वापस चली जाओ। एरिन के यहाँ से जाते ही वो आदमी किसी को फ़ोन करके कहता है कि कोई परेशानी नहीं है। आदमी के वन करने के बाद भी गाड़ी लेकर मांस की तरफ जाने लगती है, पर तभी इसकी नज़र पीछे चल रही गाड़ी पर पड़ती है जो इन्हें फॉलो कर रहे थे। एरिन इस गाड़ी को पीछा छुड़ाने के लिए माइंस के रास्ते पर न जाकर वापस लौटने लगती है। ऐसा करते ही गाड़ी इन्हें फॉलो करना बंद कर देती है और लौट जाती है। देखकर एरिन गाड़ी को फिर से माइंस के रास्ते पर लगा देती है और पूरा ग्रुप माइंस की तरफ बढ़ने लगता है। और इसी बीच डेंजर का बोर्ड भी पड़ता है और ये इस बात पर ध्यान नहीं देते और आखिरकार एथरस गेट पर आ जाते हैं और इसे हाई वोल्टेज करंट से लेस रखा गया था। यह देखकर एरिन टूटे हुए पेड़ को अपना रास्ता बनाकर अंदर पहुंच जाती है। इस सफ़र को तय करते करते दिन ढल जाता और ये लोग नहीं रुकते और कुछ साइंटिस्ट यहाँ से कुछ ज़रूरी सैंपल्स कलेक्ट कर लेते हैं और रात होने से पहले यहाँ से रुकने के लिए कैंप लगा लेते हैं। और फिर सब लोग अचानक से गायब हुए सभी हिल्स को लेकर डिस्कशन करने लगते हैं। सभी साइंटिस्ट अपनी अपनी राय रखते हैं। किसी को हिल्स के गायब होने के पीछे टेक्नो प्लेयर्स लगती हैं तो किसी को यूएस गवर्नमेंट का कोई अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट लगता है। इसी फेलियर की वजह से यहाँ की सभी जानकारी इंटरनेट से भी रिमूव कर दी गई थी और बहुत ही कम लोग इस जगह के बारे में जानते थे। हालांकि सब अपना अंदाज़ा लगाते हैं पर शोर कोई नहीं होता। इधर दूसरी तरफ एक लोकल आदमी जो माइंस के गेट की देखभाल करता था उसे कुछ अजीब लगता है, क्योंकि जो गेट की ग्रिज थी वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई थी और ऐसा करना किसी जानवर के बस की बात नहीं थी। यह देखकर आदमी समझ जाता है कि किसी इंसान ने ज़रूर गेट को पार कर अंदर जाने की ज़रूरत दिखाई है। इसके बाद साथ ही साथ और भी कई तलाशने लगता है। इसी बीच एक आदमी गेट के पास जाकर कुछ चेक कर रहा होता है। इतने में क्रिएचर गेट के पास इस पर हमला करके इसे मौत के हवाले कर देता है। यह देखकर सटमैन काफ़ी डर जाता है और अपने बाकी साथियों को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द साइंटिस्ट को यहाँ से बाहर निकालो। यानी भले ही साइंटिस्ट की टीम छुपकर अंदर गई थी, लेकिन मैं सब कुछ सच बता देता था, इसलिए वो उन्हें बाहर निकालने का आदेश देता है। और खैर रात बीत जाती है और अगली सुबह यह पूरी टीम अपनी रिसर्च का काम करना शुरू कर देती है। जांच पड़ताल के दौरान खुलासा होता है कि इस एरिया में मेगाफोन्स और स्टूडियो फार्म लगाए गए हैं। जो मेगाफोन्स हैं वो महीनों आवाज़ों को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, जबकि स्टूडियो का फार्म का इस्तेमाल साउंड की प्रूफिंग के लिए किया जाता है। यह जानने के बाद अब टीम और आगे बढ़ती है और कुछ दूर चलने पर इन्हें ज़मीन के नीचे ग्रिल नज़र आती है जिससे धुआं निकल रहा होता है। यह धुआं किस चीज़ का था यह टीम भी नहीं जानती थी, इसलिए ये लोग इस धुएं के सैंपल को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं।
पर तभी इन्हें यहाँ पर वही कार नज़र आती है जो इनका पीछा कर रही थी, इसलिए यह बिना सैंपल कलेक्ट किए यहाँ से जल्दी से दूर जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद जब कार वहाँ से रवाना हो जाती है तो फिर ये लोग वापस अपने काम पर लग जाते हैं। एरिन अपने टीम मेंबर से कहती है कि अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करना होगा क्योंकि यहाँ के लोग को पता चल गया है कि हम यहाँ मौजूद हैं, जो हमें पकड़ने के लिए किसी भी टाइम आ सकते हैं। बातें करते करते ये लोग काफ़ी दूर आ जाते हैं और यहाँ पर इन्हें घर नज़र आता है जो देखने पर सालों पुराना तो नहीं लग रहा था। घर की साफ सफाई देखकर इन्हें लगता है कि शायद अंदर कोई हो, इसलिए ये लोग घर के पास चले जाते हैं, पर यहाँ इन्हें कोई भी नज़र नहीं आता। अब ये लोग घर के अंदर जाकर चेक करते हैं और साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग भी करने लगते हैं। अब ये लोग घर के अंदर जाकर चेक करते हैं